वेलकम टू आवर चैनल साइबर वॉरियर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी, जिसमें कि हम कवर करेंगे सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक की और हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी कैसे यूज़ करना है ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन हो पाए। ये क्रिप्टोग्राफी की वजह से आप मेंटेन कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। चलिए कवर करते हैं। CIA होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। कई लोग इसको अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं और ऑडिटिंग भी बोलते हैं। तो चलिए कवर करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक दैट अलाउ ओनली द सेंडर एंड इंटेंडेड रेसिपेंट्स ऑफ अ मैसेज टू व्यू इट्स कंटेंट ओनली। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि सेंडर और रिसीवर जो दोनों होते हैं आपस में कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन इनके बीच के कम्युनिकेशन को कोई और ना रीड कर पाए, कोई और मॉडिफाई ना कर पाए, उसके लिए क्रिप्टोग्राफी यूज़ किया जाता है, जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सेंड करता है और अदर एंड उसे रिसीव करता है। आइए देखते हैं इनक्रिप्शन क्या है, कैसे इनक्रिप्ट करके भेजता है। Encryption is the process by which a readable message is converted into an unreadable form to prevent unauthorized parties from reading it by using symmetric key, asymmetric key। हिंदी में आते हैं, इनक्रिप्शन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू कोई भी रीडेबल मैसेज जो होता है वो रीड नहीं होगा, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और उसे जो रिसिपिएंट्स हैं अदर एंड पे वो उसको पढ़ेगा, लेकिन नॉन रीडेबल फॉर्म में रहेगा जब तक कि उसे वो अपनी की से यूज करके डिक्रिप्ट ना करे। जैसे वो उसे डिक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्शन उसका हट जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा, मैसेज वापस से प्लेन टेक्स्ट में चला जाएगा। डिक्रिप्शन, जैसा कि अभी मैंने बताया, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दो टाइप के होते हैं। डिक्रिप्शन में क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट में मैसेज था जिसे हमने एक की से, वो सिमेट्रिक की हो या असिमेट्रिक की हो, उससे हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया था। अब जैसे ही वो रिसिपेंट के पास जाएगा, उसे ही अगेन रिसिपेंट की के थ्रू, ये डिपेंड करता है उसका केस, हम आगे पढ़ेंगे कि की कौन सा यूज करना है। की के थ्रू रेसिपिएंट्स एनक्रिप्टेड मैसेज को वापस से डिक्रिप्ट करेगा, मींस प्लेन टेक्स्ट में वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा। इस मेथड को डिक्रिप्शन कहते हैं। अब आते हैं क्या है सिमेट्रिक की, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये कीवर्ड क्या है? सिमेट्रिक की को सीक्रेट की भी कहते हैं या प्राइवेट की भी कहते हैं। जनरली प्राइवेट की लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, ये कॉमन है। इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल की ही यूज होती है एनक्रिप्ट करने के लिए या फिर डिक्रिप्ट करने के लिए। सिमेट्रिक की में सिर्फ सिंगल की ही होती है इंडिविजुअल के पास। जबकि अगर बात करें असिमेट्रिक की में, इसमें पर हेड दो की होती है। रिसीवर के पास भी दो की होती है, सेंडर के पास भी दो की होती है। वो दो की, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की होती है। अब इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक की के थ्रू आप या तो अपनी एक की से मैसेज को या डेटा को इनक्रिप्ट करते हो, तो दूसरे की से डेटा को डिक्रिप्ट करते हो, इसलिए ये एसिमेट्रिक की कहा जाता है। एक नोट, इफ आई यूज माई प्राइवेट की टू encrypt any data, only my public key will decrypt the same data. And the same way, if anyone uses my public key to encrypt any data that is available on the public domain, only my private key will decrypt the same data। ये बात याद रखने की है, आगे इसका यूज होना है कि मेरी अगर प्राइवेट की से मैंने डेटा एनक्रिप्ट किया है तो मैं ही हूं जिसकी पब्लिक की से वो डेटा डिक्रिप्ट होगा और किसी की पब्लिक की से नहीं। और अगर किसी ने मेरी पब्लिक की यूज की है जो कि अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, तो मेरी ही प्राइवेट की यूज होकर के वो डेटा डिक्रिप्ट कर सकता है। और प्राइवेट की वो मेरी यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट की इंडिविजुअल के पास ही होती है, जबकि पब्लिक की पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। आइए, सीआई ट्रेड्स क्या है,
ये ट्रायड क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. Confidentiality, integrity, and availability together are considered as the three most important concepts within the information security. ये देखिए, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये CIA ट्रायड्स है. कॉन्फिडेंशियल, हम कहते नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता ना चल जाए, डिस्क्लोज ना हो जाए. तो ये क्या है? It makes sure that only authorized personnel are given access or permission to modify the data. कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, हम चाहते हैं कि किसी दूसरे तक ये मैसेज जाए, लेकिन सिर्फ उस तक ही जाए, बीच में इसको कोई और ना पता कर पाए, कोई और डिस्क्लोज ना कर पाए. इस तरह से वो मैसेज कितना सिक्योर होगा, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल मैसेज. कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं कि जब तक कि उसका रिसोर्स डिस्क्लोज ना हो, कॉन्फिडेंशियल है वो. अब इंटीग्रिटी की बात करते हैं. ये क्या है? इंटीग्रिटी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसमें सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि कोई भी डेटा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में सेंडर से रिसिपेंट्स के पास पहुंच जाए, उसमें कोई भी चेंजेस बीच में ना हो. जैसे कि हैकिंग टर्मिनोलॉजी में यूज होता है मैन इन द मिडिल अटैक. कोई बीच में बैठ करके आपके नेटवर्क ट्रैफिक्स को कैप्चर करता है, ठीक है, पैकेट्स को एनालाइज करता है, बीच में चेंजेस करता है और उसको वापस से फॉरवर्ड कर देता है. लेकिन इंटीग्रिटी वाले केस में क्या होगा कि अगर सेंडर, सपोज बॉब एक सेंडर है, रिसिपेंट्स एलिस है, सेंडर ने यानी बॉब ने एलिस को एक मैसेज भेजा, तो उस बीच में जो मैसेज भेजा है उसमें कोई कुछ भी मैनिपुलेशन, क्रेड ऑपरेशन ना कर पाए, कोई चेंज ना कर पाए, यानी डेटा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में चला जाए रिसिपेंट के पास, उसे कहते हैं इंटीग्रिटी. मैसेज इंटीग्रेटेड है. अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी पे. अवेलेबिलिटी क्या है? मीन्स अगर आपका कोई डेटा है, ए से बी पॉइंट पे जाना है या सेंडर से रिसीवर के पास जाना है, अगर बीच में ही कोई डेटा करप्ट हो गया या डिलीशन हो गया, अवेलेबल ही नहीं हो पाया. डेटा अवेलेबल होना जरूरी है. अगर डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया, इसको हम कहते हैं, जैसे एक टर्मिनोलॉजी है डिनायल ऑफ सर्विस या डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. इसमें क्या होता है कि आप उस सिस्टम के पूरे रिसोर्सेज को किसी भी मेथड के थ्रू कैप्चर करते हो ताकि वो सिस्टम यानी वो सर्वर पूरी तरह से डाउन हो जाए. अब वो सर्वर ही डाउन हो गया तो वो डेटा अवेलेबल कैसे कराएगा? रिक्वेस्ट यूजर को नहीं करा पाएगा, तो डेटा तो अवेलेबल हुआ नहीं. सेम केस में डेटा अवेलेबल होना चाहिए, इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट, अब CIA ट्रायड के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन उसमें जो ए है ना, उसको और भी टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग को ऑल्सो नोन एज ऑडिट. ऑथेंटिकेशन क्या है? चलिए ठीक है, सामने लिखा है, आप उसे देख ही रहे हो, लेकिन मैं आपको जस्ट दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ. सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपका उन्होंने एक आईडी बनाया, एम्प्लॉय आईडी बनाया, एक एक्सेस कार्ड बनाया. अब आप कंपनी में जा रहे हो, आप जैसे गेट पे पहुंचे, एंट्रेंस पे, वहाँ पे एक गार्ड है, उसने बोला साहब आप नहीं जा सकते हो. आपने चेक कराया, उसे आई कार्ड दिखाया, उसने वैलिडेट किया, यस ये तो ऑथेंटिकेटेड बंदा है, इसी कंपनी में काम करता है. तो उसने ऑथेंटिकेट किया, मतलब उसने आपको पहचाना, आइडेंटिफाई किया. जैसे उसने आइडेंटिफाई किया, आप ऑथेंटिकेटेड हो गए कि आप इसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप जा सकते हो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑथेंटिकेशन. सेकंड आते हैं ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन. ये क्या है? हाँ, अब आप कंपनी के अंदर इंटर तो हो गए, लेकिन अब मान लो वहाँ पे 5 रूम है. अब उस पांचों रूम में एक रूम है आपका सर्वर का, दूसरा रूम है वेब डिज़ाइनिंग का, तीसरा रूम है हार्डवेयर सेंटर का, और चौथा रूम है ऑफिस का, पांचवा रूम है बॉस के केबिन का. लेकिन अब आप सिर्फ सर्वर में काम करते हो तो आप सर्वर में जा सकते हो, बॉस के केबिन में तब तक नहीं जा सकते हो जब तक आपका परमिशन नहीं है. रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं. अब आप एक ऑफिस में ही काम करते हो, आप ऑफिस में जाने के लिए तो एथराइज्ड हो क्योंकि आप वहाँ काम करते हो, लेकिन आप सर्वर पे नहीं जा सकते हो. क्यों? सर्वर पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, सबका जाना मना है. तो इस टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं, आप वहाँ जाने के लिए एथराइज नहीं हो, मतलब कंपनी के अंदर तो आप आ गए क्योंकि आप ऑथेंटिकेटेड बंदे हो, लेकिन उस 5 रूम में सर्वर रूम में नहीं जा सकते हो क्योंकि आप सर्वर पे तो काम ही नहीं करते हो.
इसलिए आप एथराइज नहीं हो। ये समझ में आया? क्योंकि आपके रोल डिफाइंड नहीं है, वेब सर्वर का रोल डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप सर्वर रूम में नहीं जा सकते हो। एथराइजेशन कहते हैं इसे। अब आते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, जैसे कि आपने कोई फाइल डिलीट कर दी, तो अकाउंटेबल कौन हुआ? यानी उत्तरदायी कौन हुआ, लायबल कौन हुआ? आप जिम्मेदार हुए उसके, क्योंकि आपने वो डेटा डिलीट किया है, तो उसकी अकाउंटिंग कौन देगा? आप दोगे। ठीक है। लेकिन अभी अकाउंटिंग तो मैंने आपके एग्जांपल में बता दिया कि कोई चलो फाइल डेटा है, लेकिन अब अकाउंटिंग कैसे पता करते हैं कि डेटा किसने डिलीट किया? उसके लिए ऑडिट यूज होता है। ऑडिट के थ्रू आप लॉग्स चेक करते हो, कौन सा यूजर किस टाइम पे बैठा था, उसने क्या किया, वो लॉग से पता चलेगा। एरर लॉग है, व्यू लॉग है, एक्सेस लॉग है, उससे पता चलेगा अकाउंटिंग का, जिससे ये हो जाता है कि आप ही लायबल हो, इंडिविजुअल लायबल है। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है नॉन रेप्यूडिएशन। ये क्या है? जैसा कि अभी मैंने अकाउंटिंग में आपको एग्जांपल दिया, उसी में एक ऐड ऑन करना चाहूंगा। सपोज आपने किसी को मेल भेजा और वो मेल गलती से आपने कुछ गलत भेज दिया, ठीक है, लेकिन सामने जो रिसीवर है उसने बोला कि सर ये तो आपने ही मुझे भेजा है, ठीक है, और आप उस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब जब आपने मेल भेजा तो आपने उस पर अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज किया है, ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर कैसे? आपने थ्रू की के थ्रू यूज किया है। आपने अपना की यूज किया, और की कौन सा? प्राइवेट की आपका खुद का है, जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपके पास ही है। जब आपने अपना प्राइवेट की यूज करके सिग्नेचर डाला और मेल सेंड किया, इससे ये ऑथेंटिकेटेड हो गया कि मेल आपने भेजा है। अब आप उसे डिनाई भी नहीं कर सकते हो रिसीवर को कि मैंने ये मेल नहीं भेजा, क्योंकि ये प्रूफ हो गया। तो जब आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि आपने मेल भेजा, इसे कहते हैं नॉन रेप्यूडिएशन। अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहां पे आते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, टू अचीव द कॉन्फिडेंशियलिटी, सेंडर यानी बॉब, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बॉब को एक सेंडर माना है और एलिस को मैंने रिसीवर माना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कोई डेटा कहीं भेजते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि यार वो डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, तो आप कैसे बिलीव मानोगे कि वो डेटा कॉन्फिडेंशियल था? अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं आपको कोई डेटा दे रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी ही की यूज़ करो जो आपके पास है, ठीक है, तभी ये डेटा डिक्रिप्ट होगा, यानी प्लेन टेक्स्ट में आएगा। आपने यूज किया, अपना की यूज किया, जो इनक्रिप्टेड डेटा था उसे आपने डिक्रिप्ट किया अपने प्राइवेट की से, तो अब आप ये तो मान गए कि वो सच में कॉन्फिडेंशियल था, क्योंकि वो की तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। किसके पास? रिसीवर के पास। तो इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी लाने का एक ही तरीका है कि जब एग्जांपल में सेंडर यानी बॉब ने रिसिपेंट्स का पब्लिक की यूज किया, एलिस, सेंडर यहाँ पे बॉब है, एलिस यहाँ पे रिसीवर है, बॉब ने पब्लिक डोमेन में एलिस का पब्लिक की अवेलेबल है, पब्लिक की यूज करके एक मैसेज को इनक्रिप्ट किया। वो मैसेज था गुड मॉर्निंग एलिस, उसको इनक्रिप्ट किया, उसको उसने सेंड कर दिया। अब वो मैसेज एलिस के पास आया तो, लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्म में आया। एलिस ने चेक किया, एलिस ने क्या किया, अपने प्राइवेट की से उस डेटा को डिक्रिप्ट किया। यहाँ याद करने वाला पॉइंट ये है कि एलिस ने अपना प्राइवेट की यूज किया, क्योंकि की कॉम्बिनेशन एक ही हो सकता है। एलिस का पब्लिक की है तो एलिस का ही प्राइवेट की उसे डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि एलिस की पब्लिक की ने उसे इनक्रिप्ट किया था। एलिस ने प्राइवेट की यूज करके उसे डिक्रिप्ट किया। जैसे डिक्रिप्ट किया, मैसेज वापस से प्लेन फॉर्म में आ गया, गुड मॉर्निंग। एलिस एश्योर हो गया कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे प्राइवेट की से ही ये डिक्रिप्ट हुआ है, ये तो डेटा कॉन्फिडेंशियल था, कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरी प्राइवेट की तो मेरे ही पास है। ये क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। ऑथेंटिसिटी, जैसा कि एग्जांपल हमने सब समझा है ऑथेंटिसिटी में क्या कहता है, आइए देखते हैं एग्जांपल से। इसमें क्या हो रहा है, एलिस है, बॉब है। इस बार एलिस को मैंने सेंडर बनाया है, बॉब को मैंने रिसीवर बनाया है, ठीक है। सेंडर, इसमें जो सेंडर है एलिस है, वो क्या कर रहा है, इस बार अपनी ही प्राइवेट की यूज कर रहा है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, और ये प्राइवेट की तो सिर्फ एलिस के ही पास ही है, क्योंकि वो उसकी खुद की है। मैसेज को उसने इनक्रिप्ट कर दिया। अब जो रिसीवर है यानी जो बॉब है,
वो क्या कर रहा है, वो सेंडर यानी एलिस का पब्लिक की यूज करेगा जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और उससे उसने मैसेज को डिक्रिप्ट कर दिया। आइए फिर से समझते हैं। एलिस ने एक मैसेज यानी गुड मॉर्निंग का मैसेज था, हेलो बॉब का मैसेज था, एलिस ने अपने ही प्राइवेट की से हेलो बॉब वाले मैसेज को इनक्रिप्ट किया और भेज दिया। बॉब ने देखा अच्छा मैसेज तो आया है, लेकिन ये तो एलिस की प्राइवेट की से यूज हुआ है। तो बॉब ने क्या किया, पब्लिक डोमेन में एलिस का पब्लिक की अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में बॉब ने एलिस का पब्लिक की यूज किया और उसे डिक्रिप्ट कर लिया, और उसने मैसेज पढ़ लिया कि हेलो बॉब का मैसेज आया है। उससे ये समझ गया, बॉब तो ये समझ गया कि ये तो मैसेज ऑथेंटिकेटेड है यानी जेन्युइन रिसोर्स से आया है। क्यों? क्योंकि एलिस का अगर प्राइवेट की यूज हुआ है तो मैंने एलिस का ही पब्लिक की लगाया तभी डिक्रिप्ट हुआ। अगर मैं बॉब यानी खुद का प्राइवेट पब्लिक की लगाता तो वो डिक्रिप्ट नहीं होता, है ना। इससे बॉब कंफर्म तो हो गया कि ऑथेंटिसिटी है इस मैसेज में, कि ये एलिस का था, एलिस का है। क्या ये आपको समझ में आया? आई होप इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ऑथेंटिसिटी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, ऑथेंटिसिटी भी चाहिए और इंटीग्रिटी भी चाहिए। क्या कंफ्यूजन? ऑथेंटिसिटी यानी जेन्युइन रिसोर्स से आया हो, इंटीग्रिटी कि भाई जेन्युइन रिसोर्स से आया तो हो लेकिन इसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, कोई चेंजेस ना हुआ हो, कोई बीच में इन द मिडिल अटैक करके कोई मैसेज में छेड़खानी ना किया हो, प्योरेस्ट फॉर्म में वो मुझे रिसीव हुआ हो। तो ये दोनों चीज कैसे मेंटेन करना है आइए देखते हैं। इसमें पहले क्या करते हैं, जो सेंडर है यानी बॉब है वो दो चीजें करता है। पहला, एक प्लेन टेक्स्ट है उसका हैश बनाता है, ठीक है। हैश क्या होता है? हैश क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से आप अपने कॉपी पे सिग्नेचर करते हो और आपका सिग्नेचर यूनिक होता है जिसे आप ही पहचान सकते हो और आप ही जानते हो, उसी तरह से किसी भी प्लेन टेक्स्ट का एक हैश वैल्यू निकालते हैं। वो हैश वैल्यू निकालने पे क्या होता है, ये पता चल जाता है ये जो प्लेन टेक्स्ट जितने भी बिट का है, ठीक है, उसकी हैश वैल्यू तो यही है और वो फिक्स है। अगर आप प्लेन टेक्स्ट में थोड़े से भी चेंजेस करते हो, सपोज ये जो मैसेज दिख रहा है आपको प्लेन टेक्स्ट हाइफन मैसेज, अगर इसमें मैंने मैसेज का ई भी हटा दिया और उसके बाद मैंने इसकी हैश वैल्यू दोबारा से जनरेट की तो हैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी सिर्फ ई के हटाने पे। इसलिए हैश वैल्यू किसी भी प्लेन टेक्स्ट की पहले से निकाल के रख लेते हैं, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये प्लेन टेक्स्ट की सिग्नेचर यही है। अब ये रिसीवर के पास जाएगा तो वो भी हैश वैल्यू निकालेगा इसकी। अगर उसकी हैश वैल्यू सेंडर की हैश वैल्यू से मिल गई तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो प्लेन टेक्स्ट को हमने हैश करके भेजा है यानी सॉल्टेड करके भेजा है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, कोई चेंजेस नहीं है। ये तो इंटीग्रिटी हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी के लिए सेम काम करेंगे। क्या? जो सेंडर है हम उसकी प्राइवेट और पब्लिक की यूज करेंगे। तो चलिए इसकी कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले सेंडर यानी बॉब ने क्या किया, हैश लिया एक प्लेन टेक्स्ट को जिसको भेजना है, उसकी हैश वैल्यू कन्वर्ट निकाली। अब उस हैश वैल्यू को भी कोई चेंज ना कर ले बीच में, उसके लिए क्या किया, उस हैश वैल्यू को भी इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, कैसे यूज किया? अपनी ही अपनी ही की से। यहां देखिए, अगेंस्ट द सेम मैसेज यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की। यहां पे ओन कौन है? सेंडर। सेंडर कौन है? बॉब। बॉब ने अपनी प्राइवेट की यूज की और जो हैश वैल्यू जनरेट की थी उसको भी इनक्रिप्ट कर दिया प्राइवेट की से। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हैश जनरेट कैसे करते हैं। हैश जनरेट करने के बहुत सिंपल से ऑप्शंस हैं, टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, नहीं तो आप पावर शेल्स में जा सकते हो और गेट फाइल हैश करके कमांड है, उसके थ्रू आप कोई भी उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, उसमें चाहो तो एक्सी फाइल्स या कुछ भी आपके मैसेज है उसको टेक्स्ट फॉर्म में और इंटर कर दो तो वो वैल्यू जनरेट कर देता है। मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, अब सेकंड आते हैं इस पे। इसने तो चलो हैश कर दिया, अब सेकंड क्या करता है, फिर क्या करता है, रेसिपिएंट्स यानी जो एलिस है जिसको ये मैसेज भेज रहा है उसकी पब्लिक की जो कि डोमेन में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में, उसे यूज करता है क्या करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट मैसेज को। इसने दो काम किए। पहला कि प्लेन टेक्स्ट मैसेज का एक हैश वैल्यू जनरेट किया, हैश वैल्यू के इसने इनक्रिप्ट किया। अब दूसरा ये क्या कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट को भी तो इनक्रिप्ट करना है, प्लेन टेक्स्ट को भी इसने इनक्रिप्ट किया।
ठीक है, कैसे किया? पब्लिक की यूज करके। किसकी? रिसीवर की, एलिस की, ताकि जब ये मैसेज एलिस के पास पहुंचे तो एलिस अपनी प्राइवेट की यूज करे, क्योंकि बॉब ने तो इसकी पब्लिक यूज की है। हाँ, तो फिर क्या करता है? इसके बाद रेसिपिएंट्स यूजेस सेंडर्स पब्लिक की, जो यानी बॉब है उसकी पब्लिक की यूज करता है कौन? रिसिपिएंट्स यानी एलिस यूज करता है डिक्रिप्ट करने के लिए सेम मैसेज को। अब यहाँ पे क्या हो गया? मैसेज को एलिस ने रिसीव करने के बाद डिक्रिप्ट तो कर लिया बॉब की पब्लिक की से, क्योंकि बॉब की प्राइवेट की से वो एन्क्रिप्ट हो रखी थी। रिसिपिएंट्स करता है यूजेस हर ओन प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट द सेम मैसेज सेंट बाय बॉब। एलिस क्या करेगा? अपनी ही प्राइवेट की यूज करेगा उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, क्योंकि बॉब ने इसी मैसेज को एलिस की ही पब्लिक की से एन्क्रिप्ट किया था। अब दूसरा, ये तो डिक्रिप्ट हो गया, उसके बाद बचा क्या कंटेनर में? हैश। उसके बाद हैश वैल्यू को भी ये डिक्रिप्ट करता है, क्या करके? बॉब की पब्लिक की यूज करके, जो कि सेंडर है उसकी पब्लिक की यूज करेगा और हैश वैल्यू को डिक्रिप्ट कर लेगा, क्योंकि बॉब की ही प्राइवेट की यूज हुई थी इनक्रिप्ट करने के लिए हैश वैल्यू को। ठीक है, अब एलिस क्या करेगा? अपने एंड पे एक चीज और करेगा। इसने तो सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में निकाल लिया, हैश वैल्यू भी निकाल लिया, लेकिन अभी ये कंपेयर भी तो करेगा हैश वैल्यू कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ताकि इंटीग्रिटी बने रहे। तो अब क्या करेगा एलिस? अपने एंड पे भी जो मैसेज उसे रिसीव हुआ है उसकी भी हैश वैल्यू जनरेट करेगा। तो क्या करता है? जनरेट द हैश एंड कंपेयर बोथ द हैश वैल्यू अगेंस्ट द मैसेज। ये बात क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए फिगर में आप क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, पब्लिक की यूज हो रही है, बॉब के पास भी प्राइवेट की और पब्लिक की है, एलिस के पास भी पब्लिक की और प्राइवेट की है। यहाँ पे बॉब ने सबसे पहले क्या किया? एक मैसेज है जो कि उसे एलिस को भेजना है, उसने क्या किया? इनक्रिप्ट किया अपने ही प्राइवेट की से उस हैश को। ठीक है, एक हैश वैल्यू को जनरेट किया और उसको प्राइवेट की से कन्वर्ट कर दिया और जनरेट कर दिया। अब सेम उसने प्लेन टेक्स्ट को क्या किया? एलिस की पब्लिक की यूज़ की और उससे इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। एलिस की पब्लिक की यूज़ की क्योंकि जब ये मैसेज उसके पास पहुंचेगा तो उसको एलिस क्या करेगा? डिक्रिप्ट कर लेगा अपनी ही प्राइवेट की से, जैसा कि इसमें दिख रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? ये तो इसने डिक्रिप्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद जो हैश वैल्यू जनरेट करके प्राइवेट की यूज़ किया था बॉब अपनी, यहाँ पे सेम क्या होगा? हैश वैल्यू बॉब की प्राइवेट की थी, अब यहाँ पे ये क्या करेगा? एलिस बॉब की पब्लिक की यूज़ करेगा और उसके बाद यूज करेगा हैश वैल्यू को डिक्रिप्ट करने के लिए। देखिए, डिक्रिप्ट द हैश यूजिंग द बॉब्स पब्लिक की। ठीक है, यहाँ बॉब्स की प्राइवेट की यूज हुई थी, यहाँ बॉब्स की पब्लिक की यूज हो गई है। इससे क्या हो गया? हैश वैल्यू डिक्रिप्ट हो गई है। जब ये डिक्रिप्ट हो गई है, अब हम उसके बाद जनरेट करते हैं हैश और कंपेयर कर देते हैं। अगर दोनों हैश वैल्यू, यहाँ की हैश वैल्यू और यहाँ की हैश वैल्यू दोनों बराबर है, तो हम समझ जाएंगे कि मैसेज इंटीग्रेटेड है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। और ऑथेंटिसिटी तो हमने चेक कर ही ली है, और यहाँ पे उसे प्लेन टेक्स्ट का मैसेज मिल जाएगा, वो उसे रीड कर लेगा। इतना क्लियर है? तो ये था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, पब्लिक की यूज करके, प्राइवेट की यूज करके। पॉइंट यहाँ पे ये याद करने की है कि किसी के पास भी, अगर असिमेट्रिक की बात करें तो दो की यूज होती है, पब्लिक प्राइवेट। सेंडर के पास भी पब्लिक की प्राइवेट की रहती है, रिसीवर के पास भी रहती है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।